हाय, दिस इज इम्तियाज जलील। आप देख रहे हैं बी ब्लंट। 1980 के बाद औरंगाबाद ने पहली बार एक मुसलमान चेहरा देखा। एक्स एमएलए, प्रेजेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, माइनॉरिटी के चहीते और मेजॉरिटी के फेवरेट। प्लीज वेलकम मिस्टर इम्तियाज जलील ऑन बी ब्लंट पॉडकास्ट। थैंक यू। इम्तियाज भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अब मुझे पॉलिटिशियन बनना है या पॉलिटिकल जाना है? नहीं, देखिए, मैंने फिर ये पत्रकारिता करते करते फिर मैं पूना शिफ्ट हुआ। पूना में मैंने 12 साल जो है वो एनडीटीवी न्यूज़ चैनल के साथ काम किया। लेकिन मतलब मैंने बदलता हुआ रूप भी देखा पत्रकारिता का, कि एक पीरियड था कि एक प्याज की कीमत अगर कुछ रुपये अगर बढ़ जाती थी तो उसको प्राइम टाइम के अंदर डिस्कस किया जाता था। हाँ, एक किसान अगर मर जाता था तो उसकी खबर प्राइम टाइम के अंदर आती थी। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि मीडिया का भी रोल और मीडिया का भी जो बिहेवियर चेंज होता गया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट द फील्ड नाउ, उसके अंदर लेट्स लीव इट करके। तो मैंने तो ऑनेस्टली सोचा था कि यार चलो जाएंगे किसी मीडिया इंस्टीट्यूट के अंदर, जाके बच्चों को है तो पत्रकारिता पढ़ाएंगे। 24 साल हो चुके थे पत्रकारिता के, तो चलो जाके पढ़ाएंगे। यहाँ आए तो यहाँ पर आने के बाद पता चला कितने 10 साल पहले की बात है? ये 2014 की बात है। ओके। सितंबर 2014 के अंदर मैंने फैसला किया कि नहीं यार, छोड़ देने का है, अब ख़त्म कर डालेंगे करके, अब राजनीति। और अक्टूबर में है तो विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले थे। यहाँ पर आया तो यहाँ पर आने के बाद जितने भी शहर के शाने थे वो पूरे खड़े हुए थे लाइन में कि मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो करके, हर पॉलिटिकल पार्टी। तो मैंने सोचा यार ये मतलब ये बंदे का रिकॉर्ड देखो क्या है करके, इसका ट्रैक रिकॉर्ड, बैकग्राउंड देखो, ये कैसा मतलब नहीं। तो दोस्तों ने बोला यार तू क्यों नहीं लड़ लेता करके, तो मैंने बोला कि चल लड़ ले। तो लड़ लिए एमएलए और एमएलए बन गए हैं। उस टाइम पे आपने एआईएमआईएम को ही क्यों चुना? क्योंकि बहुत नई पार्टी थी। ये एक सवाल था और मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे, यार एमआईएम पार्टी तुम ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली का ये देखिएगा पूरे सेक्युलर है करके। उसमें मुझे ये मालूम था कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों का जो व्यवहार रहा है, वो ये समझते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो एक माइनॉरिटी के अंदर लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, उनका इस्तेमाल सिर्फ है तो वोटों के लिए, और अगर किसी को अगर देना भी है तो बैकडोर से। वो नहीं चाहते थे कि अपने ज़मीन से हुए एक लोगों ने चुनकर नेता तैयार करे करके। कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि साहब एनसीपी का नेता अगर इस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके बाजू वाली कुर्सी के ऊपर कोई मुस्लिम लीडर बैठे करके। उसकी उम्मीद ये रहती थी कि मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो तू मेरे लिए यहाँ पे कुर्सी लगा या शतरंजी बिछा मेरे लिए, और ज़मीन के ऊपर बैठने का काम करके। तो मैंने कहा, मैंने लोगों के अंदर ये मैं बोला नहीं, अब इतने सालों तक हम बाराती बनकर दूसरों की शादियों में नाचते थे, अब हम खुद दूल्हे बनेंगे, घोड़ी पे हम ही चढ़ेंगे करके और इनको भी नचाएंगे करके उसके अंदर। तो हमने ये एक नई सोच हमने, और हुआ टचवुड। मैं ये लोगों से सवाल करता हूँ, इम्तियाज़ जलील तो इतने सालों के बाद आया है अपने शहर के अंदर, क्या वजह है कि 40 सालों तक तुमने अपनी क़यादत को ख़त्म कर दिए थे, भूल गए थे करके? उसकी वजह ये है कि मुसलमानों के चंद नेताओं को पकड़ो, उनके हाथ में पैसा दो और उनको बोलो कि तुझे जीतना नहीं है, तुझे सिर्फ 10,000 वोट लेना है, तुझे सिर्फ 5,000 वोट लेना है, इसको सिर्फ 2,000। उसके हिसाब से अपना रेट तय करते थे। इलेक्शन जैसे ही आया, कोई खड़े रहा तो 8-10 ऐसे बिल करके करते थे। और ये करवाने वाले कौन होते थे? ये सभी राजनीतिक पार्टी। और अभी भी आप देखेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मुझे हराने के लिए बीजेपी और शिवसेना ने यहाँ के 2 कैंडिडेट्स को पिछले 6 महीने से वो है तो उनका मीटर चालू है। और दिया क्या गया है पैसा? मेरे भी रिलेशंस है, मैं पत्रकार था, तो दिया काय के लिए गया है कि साहब जितने भी मोहल्ले के अलग अलग मोहल्ले में जाओ, नौजवान लड़कों को पकड़ो, रोज़ रात में ढाबे के ऊपर लेके जाओ, होटल में खाना खिलाओ करके उसमें। तो ये हर बड़े शहर के अंदर ये होता है क्योंकि इनके पास पैसा भरा हुआ है। और आपको हर कम्युनिटी के अंदर बिकने वाला माल तो मिलेगा। मुसलमानों के अंदर भी मतलब बिकने वाले बहुत सारे ऐसे इलेक्शन के टाइम के ऊपर इतना पैसा कमा लेते हैं कि साल भर अपना घर चल जाए करके उसके अंदर। तो उनको काम क्या रहता है कि चलो भाई अपने को 6 महीने मेहनत करने का है, अपने को 3,000 वोट लेके आने का है, बस 2,000 वोट लेके आने का है। लेकिन ऐसे 8-10 कैंडिडेट्स खड़े कर डालो, बस इम्तियाज़ जलील को गिराने। वो लॉन्ग टर्म का नुकसान नहीं सोचते वहाँ पर। नहीं, उनको नुकसान फायदे का कुछ नहीं, अपने जेब में पैसा आ रहा है, वो पैसा लो और अपना मस्त रहो उसके अंदर। काय का खाम और काय का कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं।
आज जिस तरह से है ना देश में पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 18 to 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके बाद भी मुसलमान जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ या यूपीएससी या एमपीएससी की तरफ क्यों नहीं दिखता? मुसलमान नौजवानों को ये बात समझ में तो आ रही है कि हमको तालीम की तरफ जाना है, हमको एजुकेशन हासिल करना है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बैठना है। और अब अगर आप जैसा यूपीएससी का एमपीएससी की लिस्ट निकलती है तो आप देखते होंगे कि कई सारे बच्चे, एंड ऐसे नहीं है कि बहुत पैसे वाले घरों से आने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल कॉमन लोगों के घर। मेरे खुद के अगर औरंगाबाद के मैं एग्जांपल दे डालूँ तो आज 3-4 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। अंसार शेख वेस्ट बंगाल के अंदर सर रिक्शा चलाते थे उसके फादर। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इम्तियाज़ जलील को देखे कि इम्तियाज़ जलील एमपी बना है तो कुछ नौजवानों के अंदर ये ख्वाहिश होना चाहिए कि यार मैं भी पॉलिटिक्स के अंदर एक क्लीन पॉलिटिक्स करने के लिए, इम्तियाज़ जलील जैसी पॉलिटिक्स करता है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करता है, वैसे मैंने भी करना चाहिए करके। तो हो सकता है कि आज जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको देखकर और बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा। आज क्या मुस्लिम कम्युनिटीज़ को स्कूल की ज़्यादा ज़रूरत है मदरसे के और मस्जिद के बजाय? देखिए आज आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर अगर नज़र डालें या इवन स्टेट गवर्नमेंट का भी रवैया अगर देखेंगे आप, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उर्दू स्कूल्स है, लेकिन उर्दू स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के लिए जो टीचर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं वो मराठी मीडियम के टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा है जिनका उर्दू से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसे स्कूल्स हैं महाराष्ट्र में? बेहिसाब है अभी है। तो मतलब हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है ज़िला परिषद को और एजुकेशन मिनिस्टर को कि सर ये जस्टिफाई करके बताइएगा कि उर्दू स्कूल के अंदर एक मराठी टीचर को आप कैसा अपॉइंट कर रहे हैं करके। तो ये मानसिकता है, उनकी एक मेंटालिटी बन चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल के अंदर माइनॉरिटीज़ का जो बजट एजुकेशन का था वो किस तरीके से कम किया है, स्कॉलरशिप कैसे ख़त्म किए हैं, जो अलग अलग स्कीम्स थे वो कैसे ख़त्म किए हैं। तो वो हमको पढ़ाई से दूर रखना चाह रहे हैं ताकि उनकी ख्वाहिश यही है कि आपने पंचर की दुकान डालना, इन्होंने पकोड़े तलना, इन्होंने है तो मजदूरी करना, उनका बच्चा जो है होटल के अंदर है तो चाय बेचने का काम करना चाहिए करके उसमें। तो अब ये आपकी कम्युनिटी को रियलाइज़ करना है कि अगर वो नहीं तुमको पढ़ाना चाह रहे हैं तो मैं अपने लेवल के ऊपर कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट करेंगे। और ये स्कूल कोई पैसे वाले से आप उम्मीद मत करिएगा। हम आज देखेंगे कि क्राउड फंडिंग, ये जो कौन सा मैटर जो चल रहा है ना, 8-8 हज़ार करोड़ रुपये बॉन्ड्स बेचकर भाजपा ने अपने जेब में डाल दी है। क्या करे उन्होंने? आपके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखे, बोले देख तेरा ये मैटर है, अगर ये नहीं करा तो तेरे घर पे ईडी भेजूंगा, तेरे घर पे आईटी भेजूंगा करके। वो बेचारा ने है तो बॉन्ड खरीदा और लाके है तो उनको दे डाला। कंपनी भी ऐसी है जिसके एक्चुअल रेवेन्यू 200 करोड़ है और उन्होंने जो बॉन्ड्स दिया है वो 1300 करोड़ का। अब इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। लेट्स बी, हम लोगों ने सबने है तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करना चाहिए था, दे टुक अ टफ स्टैंड। तो हमारा यही कहना है कि आप कम्युनिटी को ये रियलाइज़ करना है कि किसी ने अगर ज़मीन ख़रीदना है तो लेट देयर बी क्राउड फंडिंग है, कम्युनिटी ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आपकी हैसियत 100 रुपये की है, इनकी 50 की है, इनकी 10 की है, मेरी 1000 की है, किसी की 500 की है, हमने कंट्रीब्यूट करके लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग स्कूल्स। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स बनाइएगा, क्योंकि सरकार ने अपनी मंशा बड़ी क्लियर कर दी है, ये कम्युनिटी ने पढ़ना नहीं चाहिए। इन्होंने हमारी गाड़ियाँ साफ़ करना, हमारे ड्राइवर बनना, इन्होंने हमारे लिए चाय लेके आने का, यही वो कर दिए है। सो द सोल्यूशन नाउ रेस्ट विद द कम्युनिटी। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में 12 मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहां पर बीजेपी के एमएलएज है चुन के आए हुए, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मुसलमानों के अंदर एक मेंटालिटी है, अपने आप को ये समझते हैं कि साहब देश का पूरा सेक्युलरिज्म का ठेका जो है वो मेरे कंधों के ऊपर है। ये गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं कि साहब मेरे को तो सेक्युलरिज्म को ज़िंदा रखना है मुझे। अब आप देखिएगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को करीब नहीं लेकर आ रही है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल डिफंक्ट डेड बन के ये कर दिए है उसमें। राइट, बीजेपी डोंट हैव मेरा खुद के इलेक्शन, आई गेस मेरे खुद के इलेक्शन का ये करता हूँ। लोग ऐसा मजाक उड़ाते थे, अरे कैसा जीत के आएगा, कुछ भी बोल रहे हैं नहीं एमएलए बन गया, आप बोलता है एमपी बनेगा करके। और मैंने लोगों को बोला, मैंने मुसलमानों को क्या बोला कि मैं बोला तुम वोट किसको दे रहे थे पिछले 25-30 सालों तक, किसको दे रहे थे? तो कोई कहता था मैं कांग्रेस को दे रहा था क्योंकि सेक्युलरिज्म को उसको ज़िंदा रखना था। कोई कहता था कि साहब मैं एनसीपी को दे रहा हूँ, मुझे सेक्युलरिज्म को ज़िंदा रखना है। जीत के कौन आ रहा था 30 सालों से? तो शिवसेना आ रही थी। मैंने कहा कि कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, बताओ मेरे को शिवसेना को किसने वोट दिया? एक ने भी हाथ ऊपर नहीं करा उसके अंदर। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको पॉलिटिक्स समझ में ही नहीं आई है।
मैंने कहा अपन हार रहे ना 30 साल से, एक बार है तो धक्का लगाओ तो सही, एक बार वोट दे के देखो तो सही, अपने को समझ में तो आएगा कि अपन कितना वोट हासिल कर सकते हैं करके। वैसे भी हार रहे, ऐसे भी हारेंगे करके उसमें। तो जब धक्का लगाए तो ऐसा धक्का लगाए कि तो ये जो विल पावर, आपका जो विल पावर है, क्या ये बाकी मुस्लिम लीडर में नहीं है, या दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट द कम्युनिटी? गुलामी का शिकार है सर, गुलामी का शिकार बन चुके हैं ये। मेरा ये कहना है कि आज मैं यहाँ पर कोई बैंक घोटाला होता हूँ तो उसके अंदर मैं सिर्फ गरीबों का चेहरा देखकर उससे ये नहीं पूछता हूँ कि तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा मज़हब क्या है करके। यार वो आदमी परेशान है, मैं उसके लिए खड़े रहता हूँ करके। इसमें मुझे ये बताइएगा कि मुंबई के मीरा रोड के ऊपर जो घटना हुई थी, जहाँ पर बुलडोज़र चला दिए थे, इनके बाप का राज है सर? क्या इस देश के अंदर कोई हुकूमत नहीं है? क्या इस देश के अंदर कोई कायदा कानून नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई अदालतें नहीं है कि तुम्हारी मर्जी है तुम बुलडोज़र के ऊपर चढ़ेंगे और गरीब लोगों के जो 25-25 साल से छोटा गैरेज चला रहे हैं, छोटी सब्जी की दुकान चला रहे हैं। मुझे बताइए कि कितने मुसलमान लीडरों ने वहाँ पे जाकर ये किया? मैंने इसीलिए तय किया था कि तुम अगर मर चुके हैं, तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ वहाँ पे करके। ये ज़रूरी नहीं है कि आप MP बने तो ही आपके लीडर है करके। अगर आप नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े रहे तो एक आम आदमी भी है तो जनता की नज़र के अंदर एक लीडर बन सकता है। नॉट नेसेसरी कि आप MLA ही होना, MP ही होना है करके। तो ये मुर्दार हो चुके हैं ये पूरे। क्यों हो चुके हैं कि आधे भाजपा के साथ चले गए। कैसा चले गए हैं? अजीत पवार के कंधे के ऊपर चढ़ के। बोले नहीं हम तो सेक्युलर है साहब, लेकिन भाजपा के साथ चले गए हैं। आधे जो है वो शरद पवार साहब के और कांग्रेस के कंधे के ऊपर चढ़ के शिवसेना के साथ चले गए। तो अब बोलेंगे कैसा साहब? मीरा रोड के ऊपर तो गरीब मुसलमान बैठा है। अब इनके बारे में बोलेंगे तो उधर भाजपा वाले बोलेंगे क्यों रे मस्ती आई क्या तुम्हारे को? शिवसेना वाले बोलेंगे अच्छा हमारे साथ रह के तुम इनके बारे में बात कर, खामोश तो खामोश। तो हाउ असदुद्दीन ओवैसी साहब इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज लीडर्स? नहीं असद आप खुद देख लीजिएगा। पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी अगर होता है, उत्तर प्रदेश में घटना हो, झारखंड के अंदर हो, साउथ के अंदर हो, वेस्ट के अंदर हो, उम्मीद क्या करते हैं? क्या ओवैसी साहब ने कुछ बोले क्या? ओवैसी साहब क्यों खामोश बैठे? ओवैसी साहब ने बोलना चाहिए ना करके। यानी कि बोलना, लड़ना ओवैसी साहब ने और इम्तियाज़ जलील ने। वोट हम किसी और को देंगे साहब, क्योंकि हमको सेक्युलरिज्म को ज़िंदा रखने। अरे तुम्हारी आवाज़ अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर नहीं जा सक रही है, जहाँ पर कायदे बनाए जा रहे हैं, तो तुम्हारा ये ढोंग नकली है। ये मुसलमानों के वोट चाहिए। कांग्रेस अपने आप को 150 साल 200 साल पुरानी पार्टी बोलती है, हम सबसे पुरानी पार्टी। महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारी हालत क्या है मालूम क्या? अभी MIM का 1 MP है, कांग्रेस का 0 MP है, लेकिन वो हमको बोल रहे हैं कि नहीं ये जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की B टीम है करके। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? तुमसे बड़ी पार्टी तो मेरी है। महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारा 1 MP चुन के आया था, मेरा दोस्त था, उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन आज एक पार्टी की क्यों हुआ है ये करके? क्योंकि आज हमने मुसलमानों को कहा कि तुम पहचानो कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है करके। अगर ये तुम्हारा सेक्युलरिज्म है तो फिर हम खुश है भाई, हम जैसे भी है, हमको जो तुमको टैग लगाने का है लगाओ, लेकिन हम पार्लियामेंट तक पहुँचेंगे। पार्लियामेंट तक पहुँच के है तो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर है तो उनसे सवाल करेंगे कि ये तुम्हारी गलत नीति है करके। मोदी जी, तुमको हम समझते थे कि तुम बहुत ही दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल टोटली नॉन करप्ट है, लेकिन तुम जब भाषण दिए कि अजीत पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP नेचुरली करप्ट पार्टी है करके, उनके नेताओं को गोद में बिठा कर आपने है तो आज कैसा सहला रहे हैं उनको। जो आप जिसको बोलते हैं ना मित्रों, वो वैसे भी आपका अंधभक्त हो चुका है। आप उसको गैस की सिलेंडर 5,000 रुपये में दो तो वो ले लेगा, उसके अंदर बोलेंगे लेकिन मैं मोदी को वोट दूंगा करके। मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि इलेक्शन आए तो कैसा रेट कम कर देते हैं? दूसरे वक्त के अंदर क्यों आपको ख्याल नहीं आता है गरीबों के बारे में? इसमें इलेक्शन आते ही ये पुड़ियाँ छोड़ देते हैं इसमें। अब इलेक्शन ख़त्म होगा, भक्तों इंतज़ार करो, भक्तों इंतज़ार करो। इलेक्शन जैसी ख़त्म होगा ना तो फिर गैस है तो और 200-400 ऊपर रहेंगी। पेट्रोल की लाइन में जब खड़े रहेंगे ना भक्तों, तो और पेट्रोल का भरना पड़ेगा तुम्हारे को उसमें। जाओ डाल दो, हाँ कमल उड़ाओ जितना कमल को डाल सकते हैं उसमें। तो ये रीज़न है कि इम्तियाज़ जलील जो इतने ब्लंट है, इसीलिए उनको छोटा शेर बोला जाता है AIMIM। शेर वेर नहीं है सर। मतलब देखिए, मुझे एक बात समझ में आ गई है कि अगर ये इन्होंने तय कर लिए कि इम्तियाज़ जलील को फंसाना है, तो आप कुछ भी लेके आ जाओ, कुछ भी कि मन घड़त कहानी बना लो और उसको अंदर डाल दो। 4-8 साल 10 साल है तो उसको साबित करने में लग जाएंगे कि साहब मैं दोषी नहीं। तो अगर वैसे ही मरना है
तो लड़के तो कुत्ते की मौत मारने से अच्छा है शेर की एक दिन की तो जिंदगी क्या जियो आपको साहब। लगता है कि ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है या फिर किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आपको डर है ऐसा कुछ कि नहीं, आपके अरे खिलाफ कुछ अल्हम्दुलिल्लाह होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख का काम है साहब। इम्तियाज़ जलील अगर डरता है तो अपने रब से डरता है इसके अंदर। बाकी इंसानों के अंदर क्या है, क्या तो मुझे सिर्फ तकलीफ ही दोगे ना उसके अंदर, तो मुझे सिर्फ परेशान ही करोगे ना, तो मुझे सिर्फ डराओगे ना उसमें। और तुम क्या करेंगे उसके अंदर? हाँ? भाई इम्तियाज़ जलील का कोई धंधा नहीं है, कोई गलत कारोबार नहीं है, कभी किसी का है तो गलत उसके अंदर साथ नहीं दिया, चाहे वो किसी भी मेरी ही पार्टी का क्यों ना हो, किसी का साथ नहीं देता हूँ। अगर गलत है तो गलत है मेरे लिए उसके अंदर। चंद्रकांत खैरे जी का क्या प्रॉब्लम है? वो आपके पीछे क्यों मतलब एग्रेसिवली लगे रहते हैं? ये आया कहीं से तो भी आया 28 दिन पहले। मैं इतने सालों से यहाँ पे हुकूमत कर रहा था, कोई काम नहीं करके है तो लोग मेरे को है तो सिर्फ जाति धर्म के नाम के ऊपर मैं हिंदू मुस्लिम का खेल करता और 20 साल से मैं जीत के आ जाता। ये आया बंदा और आके मेरे को हरा दिया है करके, तो मेरे को देखते ही उनका ऐसा ब्लड प्रेशर एकदम से एकदम चढ़ जाता है एकदम मेरे को देख के। इनिशियली तो आपको ये बताऊं किसी ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ता था। वो मीटिंग में आते थे ना तो ऐसे मीटिंग में लिखा होता है ये खासदार की कुर्सी, ये आमदार की कुर्सी, ये चेयरमैन की कुर्सी, तो आके मेरी कुर्सी के ऊपर बैठ जाते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने आज तक कभी है तो मतलब इसका इशू नहीं बनाया। मैंने कहा कि चल यार मेरे लिए आदरणीय है, बड़े हैं, 20 साल मेरे ज़िले का नेतृत्व किए हैं, मैंने कभी नहीं। अगर हालांकि मैं चाहता तो वहाँ पे खड़े रह के बोल सकता था प्लीज़ गेट अप चंद्रकांत खैरे साहब, दिस इज माई चेयर, आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट नाउ। लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया साहब। और मतलब लोगों को ये लगता था, मैं जब किसी मीटिंग के अंदर गया और जाकर देख रहा वहाँ पर कि मेरी कुर्सी कहाँ है, तो मेरी कुर्सी पे साहब बैठे हुए है करके, तो पूरे ऑफिसर्स मेरे तरफ ऐसा नज़र लगा के देखते थे इनिशियली कि अब ये कुछ तो भी राड़ा करता है, कुछ तो भी कांड करता है, बवाल करता है करके। मैं खामोशी से धीरे से कुर्सी मंगाता था और बैठ जाता था उसके अंदर। तो ये जो दिखते हैं, जो डिजिटल मीडिया पे आपके बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि लोग आपको गले लग के रोते हैं, आपके पास आते हैं, दैट मे बी द रीजन दे ट्रस्ट यू, दैट इज व्हाई दे कम टू यू। सर मैं समझता हूँ कि बहुत कम पॉलिटिशियंस होंगे ऐसे, बहुत कम पॉलिटिशियंस आज के इस दौर के अंदर। हाँ? मैं अगर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि अकेले सिर्फ मुसलमानों के वोटों से चुनकर आया हूँ। मतलब मैं, अगर आप हार्डकोर बीजेपी के या शिवसेना के सपोर्टर होंगे और आपका कोई लड़का या लड़की कॉलेज गोइंग है, वोटर है, तो उसने बोला कि नहीं मैं है तो इम्तियाज़ जलील को ही वोट दोगी करके। क्या खैरे साहब और आप दोस्त हैं? राजनीति के अंदर साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि राजनीति के अंदर आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके कट्टर दुश्मन हो जाते हैं करके। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर की ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट मैंने तो उनकी तारीफ़ किया कि नितिन गडकरी साहब ने इस देश को अच्छी सड़कें कैसी होती है, अच्छे फ्लाईओवर्स कैसे होते हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के मैंने ये कहा है। आज मैं यहाँ पे 400 बेड का एक हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे का नाम उस हॉस्पिटल को दो करके, ये इम्तियाज़ जलील के अंदर हिम्मत है, क्योंकि वहाँ पर उस जगह के ऊपर एक स्मारक बनने वाला था। हाँ, तो वो स्मारक किसी के भी काम नहीं आया होता। हाँ, मैंने कहा कि नहीं, वो स्मारक की जगह वहाँ पर हॉस्पिटल बनाओ करके कोर्ट में गया, पीआईएल फाइल किया और वहाँ पर आज 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। वो हॉस्पिटल बनने के बाद मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा हूँ कि अब इस हॉस्पिटल का नाम गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम से। ये आपके एमपी टेन्योर में ही आपने किया है? या मेरे एमपी टेन्योर के अंदर किया है। वो हॉस्पिटल किसके लिए काम आएगा? मैंने जब विरोध किया तो लोग मुझे लिटरली ऐसा फोन करके गालियां देते थे, ए तेरे को समझता क्या, तू किसका विरोध कर रहा है करके, ए तू यहाँ से पाकिस्तान चले जा। और ये कौन लोग थे? ये मतलब उनके फॉलोअर्स थे, उनके चाहने वाले। लेकिन मैंने जो तय किया था मैं उसके ऊपर बिल्कुल, मैं बोला गालियाँ खाऊं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं है तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाऊंगा करके। उसमें वीर पुरुष के नाम के ऊपर बोले एक पुतला बनाने का है, 1 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। मैं बोला नहीं, अगर महाराणा प्रताप को आपको सही मानों में श्रद्धांजलि देने का है, हाँ, तो आप किसी ग्रामीण इलाके के अंदर एक सैनिक स्कूल स्टार्ट करो और उस सैनिक स्कूल का नाम जो है आप महाराणा प्रताप के नाम के ऊपर रखो। पुतले से किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिलती है साहब। ये तो सब अपनी दुकानदार या धंधा करने के लिए है, तो ये इनका पुतला बनाओ, उनका पुतला बनाओ करके। मैं चाहता हूँ कि अगर महापुरुषों के नाम के ऊपर अगर स्कूल्स बनाए जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाए, तो वो सही मानों में श्रद्धांजलि। और मैंने करके दिखाया, ऐसा नहीं है कि मैंने विरोध किया उनका। मैंने विरोध करने के बाद उनको बताया कि नहीं साहब, ये हॉस्पिटल का नाम मैं आपके नाम से। अभी बात अगर मेजॉरिटी की हुई है तो मुझे वो किस्सा जानना है कि मंदिर बचाने का क्या किस्सा था? रामनवमी बोले तो मुझे मालूम है कि आज इस देश के अंदर भगवान राम कितने मायने रखते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अगर आई है तो भगवान राम का नाम लेकर और भगवान राम के नाम के ऊपर राजनीति करके किस मुकाम के ऊपर पहुंची है ये सभी लोग जानते हैं। ऐसे हालात के अंदर रामनवमी से एक रात पहले राम मंदिर के सामने कुछ हंगामा हो जाता है। वो राम मंदिर जो पूरी 100% मुस्लिम इलाके के अंदर है और यहाँ पर 75-80 सालों की परंपरा है कि जब रामनवमी का जुलूस निकलता है रामनवमी के दिन, तो मुसलमान वहाँ पर टेबल लगाकर वहाँ पर जितने भी उस रामनवमी के जुलूस में शामिल होते हैं उन हिंदू भाइयों को शरबत पिलाने का काम करते थे। क्या वजह थी कि उस रात मुंह पे कपड़ा बांधकर कुछ नौजवान लड़के आते हैं, नारे लगाते हैं और नारे लगाने के बाद वो राम मंदिर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो कुछ मामला गड़बड़ा रहा है। पता चल रहा है कि वहाँ पे ना पुलिस पहुँच पा रही है और इतना बड़ा क्राउड अचानक, और जितने भी लड़के हंगामा कर रहे हैं वो पूरे अपना मुंह के ऊपर चेहरा बांधे हुए हैं। मुझे समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा कि यार पुलिस कैसा नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वहाँ पर जब भी रामनवमी का होता है तो स्पेशल पुलिस के गाड़ियाँ वहाँ पे डिप्यूट किए जाते थे। बोला पुलिस के ऑफिसर्स क्यों नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ पे, तो मुझे कुछ तो भी सस्पिशियस लगा उसमें। तो मैं सीधा स्कूटर निकाला, एक लड़के को बुलाया, मेरे कॉर्पोरेटर को, स्कूटर के ऊपर मैं उस दंगे के अंदर गया वहाँ पर। और वहाँ पर देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ पर 13 पुलिस की गाड़ियाँ, बड़े बड़े वैन्स खड़े हुए मंदिर के सामने। मैं बोला यार चलो ठीक है पुलिस है करके, लेकिन मैं ढूंढ ले रहा हूँ पूरे उसके ऊपर, कहीं पर पुलिस नज़र नहीं आ रही है। फिर मैं राम मंदिर के अंदर एंटर होता हूँ तो टोटल 14 पुलिस वाले वहाँ पर, जिसके अंदर 2-3 महिला पुलिस। मैं बोला पुलिस कहाँ पे है? हाँ, तो बोले सर हम इतने ही है करके। तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये कुछ ना कुछ किसी न किसी की मिली भगत है, किसी न किसी ने है तो ये गेम खेला है कि औरंगाबाद में दंगा करवाकर इसकी जो लपेट है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। तो इसको कैसा है, तो क्योंकि नेचुरल है कि मीडिया का भी रोल, दूसरे दिन खबर आती कि औरंगाबाद के अंदर राम मंदिर के ऊपर हमला, हाँ, तो उसका रिपरकशंस क्या हुए होते। मैं वहाँ पर बैठा, वहाँ पर जितने भी हिंदू भाई मेरे पुजारी थे, उनकी महिलाएं थी, उनके परिवार वाले, उनको बोला मैं कि मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा यहाँ पर बैठा रहूँगा और मैं आपको ज़बान दे रहा हूँ कि बाहर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मंदिर को आज नहीं आने दूंगा करके मैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वहाँ पर रात से लेके सुबह 4 बजे तक वहाँ पर बैठा रहा। हाँ, और जैसा हिंदी फिल्मों में होता नहीं क्या, पूरा जब मामला एकदम सेटल हो गया, एकदम पूरा शांत हो गया, तो पुलिस आ रही ऐसा, हाँ, जैसा फिल्मों की तरह उसके अंदर कहाँ है आरोपी, कहाँ है करके उसके अंदर, हाँ, सायरन बजाते हुए उसके अंदर। तो मुझे समझ में आया। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये होने के बाद मैंने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और महाराष्ट्र के डीजी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए है तो इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाए कि क्यों हुआ, कि 13 पुलिस की गाड़ियां वहां पर खड़ी है और पुलिस वहां से नदारत है और पूरे के पूरे पुलिस गाड़ियों को है तो जला दिया गया है। पुलिस गई कहाँ? हाँ, पूरा एरिया सीसीटीवी से कवर्ड है, वो सीसीटीवी क्यों नहीं रिलीज़ किए गए कि इसमें से पुलिस वाले कहाँ गायब थे? यानी कि इनकी मंशा साफ थी कि मेरे शहर के अंदर दंगा शुरू करवा के इसकी लपेटे पूरे देश भर के अंदर हम कैसा हिंदू मुस्लिम का खेल और होली खेल सकते हैं करके, वो भी इलेक्शन से पहले। लेकिन मैंने वो होने नहीं दिया और मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले ने मेरे ऊपर कहीं ना कहीं से एक अंदर से ये किया था कि इम्तियाज़ तेरे हाथ में है इस शहर को बचाना, इस ज़िले को बचाना और इसके ज़रिए देश के अंदर फिर से हिंदू मुसलमान का कहीं दंगा ना हो, ये तेरे हाथ में है करके। तो मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैं बोला ऊपर वाला बचाएगा मुझे करके उसमें। और सर मुझे इतनी खुशी है कि जो पुलिस वाले अंदर थे वहाँ पर, हाँ, वो पुलिस वालों ने मतलब बाहर जब निकले उन्होंने कहा था कि साहब अगर आप नहीं रहते थे यहाँ पर तो हम कोई भी ज़िंदा नहीं रहते थे करके। एक जना भी गिरफ्तार नहीं होता है सर, तो एक जना भी नहीं। लेकिन किसका हाथ था? गवर्नमेंट ओके, इन कनाइवेंस पुलिस के साथ मिलकर है तो ये नंगा नाच खेला गया था। और मैं आपको ये साबित कर दूंगा अगर उन्होंने हाई कोर्ट के जज से अगर इंक्वायरी करा, लेकिन कुछ नहीं। मोदी जी का एक पत्र आया मेरे को, मेरे पत्र के ऊपर आपका पत्र मिला, धन्यवाद। सर मुझे एक बात बताइए कि औरंगाबाद से 5 से 6 मिनिस्टर्स है प्रेजेंटली और उसके बाद भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं। हाउ यू फेस प्रॉब्लम्स डीलिंग विद डेवलपमेंट? नहीं डेवलपमेंट हुआ है सर, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत हुआ है। आप किसने नहीं कहा है आपको, है? एक शहर का डेवलपमेंट होता है और एक सेल्फ डेवलपमेंट होता है। उसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट बहुत हुआ है साहब। महाराष्ट्र के अंदर
कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर 6 मंत्री है, हाँ 2 केंद्र के मंत्री है, हाँ? जिसमें एक दानवे साहब है और एक दानवे साहब है और डॉक्टर कराड़ साहब है। डॉक्टर कराड़ कराड़, साहब काय का है? भागवत फाइनेंस के, देश का पूरा पैसा बोलते मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है करके। और हमारे कराड़ साहब, दानवे साहब बोलते कि रेल कहाँ पे चलाना है, ट्रेन कहाँ पे चलाना है देश भर में, ये मैं तय करता हूँ करके। मेरा दोनों से सवाल है, कितना पैसा लेके आए बट लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? और दानवे साहब मुझे बताइए कि कौन कौन से ट्रेन्स यहाँ पे शुरू किए हैं आपने? हाँ भाई, जब ममता बनर्जी थी रेलवे मिनिस्टर तो पश्चिम बंगाल का उसने ये करी, नीतीश कुमार जब रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने बिहार का करे। तुम यहाँ पर, तुम्हारे अंदर जो है वो मराठी अस्मिता क्यों नहीं जागी है कि मैं यहाँ से है तो अच्छे खासे कनेक्शन दे डालूँ नॉर्थ को, लखनऊ को, साउथ को, बेंगलोर को? डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं दे पाए तुमने उसके अंदर? क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं काम करूँ ना करूँ, आखिर में मैं मोदी जी का चेहरा लेके जाऊंगा। मेरे भक्त तो वैसे भी दीवाने हैं, उनका चेहरा देखकर एकदम झूम उठते हैं। और फिर अगर वो भी नहीं चेहरा चला तो फिर हिंदू मुस्लिम तो है ही ना, फिर है हिंदू मुस्लिम करने का और फिर जीत के आने का। लेकिन ये 90% लोगों को अपोज करके आपको थ्रेट नहीं लगती है कि नहीं, किस बात का डर है सर? मैं आज भी, मैं अकेले बुलेट के ऊपर घूमता हूँ। मैं कल बुलेट के ऊपर ही आया था उसमें, हाँ? जब आपको शायद सिक्योरिटी भी है ना औरंगाबाद में? है, लेकिन अब तो क्या है, इलेक्शन जैसी आता है खत्म हो जाता है। एक कांस्टेबल है उसके अंदर, वो भी मुझे ऐसा चाहिए बोल के ऐसा नहीं था। मैं अभी भी बुलेट के ऊपर जाता हूँ और लोगों को यकीन नहीं होता है। मैं बुलेट के ऊपर ऐसा खड़ा हुआ हूँ, सिग्नल के ऊपर ऐसा लोग देखते हैं, यूँ देखते, ऐसे यूँ देखते ये होते हैं। हाँ? अगर हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ वो करती है उसके, ए खासदार 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 कर, उनको यकीन ही नहीं होता क्योंकि हमने पॉलिटिक्स को ऐसा बना दिया है साहब कि एक सादा सा कॉर्पोरेटर बन गया ना उन्हें, ऐसा 2 गाड़ियाँ होना, 1-2-4 गनमैन होना उसमें। एमएलए एमपी का तो आप पूछे ही मत साहब, एमएलए एमपी बन गया है तो उन्हें तो बिल्कुल एकदम ऐसा आसमान पे रहता है इसमें। तो आप क्यों नहीं है? मैं ये है कि ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है साहब, हाँ? लोगों ने रिन्यू करे तो आप कंटिन्यू, नहीं तो आपको घर पे जाना रहता है। और जब उस वक्त आप घर चले जाते हैं और आप जब एमपी रहते हैं और आसमान के ऊपर बिल्कुल रहते हैं एकदम से, गार्ड वार्ड ताम सलाम साहब ये वो करते रहते हैं ना, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है घर जाने के बाद। मुझे एक बात बताइए, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी लव का मैरिज थी। मैं है तो यहाँ से है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया था। यहाँ की यूनिवर्सिटी का डिबेट कंपटीशन था, नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन था और 36 यूनिवर्सिटीज़ आए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे तो हम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से हम गए थे। तो वहाँ पर बहुत ही, मतलब मुझे आज भी याद है, ये कब की बात है देखिए, 89-90 की बात है। तो उस वक्त है तो जो सब्जेक्ट था, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एडवर्सली अफेक्ट द कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसके ऊपर डिबेट, अब कितना फुद्दू सब्जेक्ट, इतना बोरिंग सब्जेक्ट, और उसके ऊपर 36 यूनिवर्सिटीज़ के एक यूनिवर्सिटी के 2-2 बच्चे। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट 72 बच्चे हैं तो ये सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहे हैं करके उसमें। तो वो डिबेट के अंदर मुझे तो फर्स्ट प्राइज़ मिला था नेशनल लेवल डिबेट के अंदर। तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे बहुत सारे सुनने के लिए उसमें बहुत सारी लड़कियां भी थी। एक लड़की ऐसी थी जो मुझे देखकर इतनी इंप्रेस हुई, बोली कितना अच्छा बोलता है ये करके, इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। वो आगे चलकर मेरी बीवी बनकर। तो प्रपोज किसने किया पहले? अब जाने दो ना, पूरी पुरानी बातें काहे निकाल नहीं, ये तो जानना, ये तो पता करना आपने ही किया होगा। नहीं, अब उस वक्त किसने किया? कॉलेज का पीरियड था भाई, उसमें प्रपोज क्या है, शादी तो हो चुकी है, प्रपोज की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, डायरेक्ट घर में जाके बोल दिया। तकरीर करते करते ऐसी नजर चली गई थी, आंखों से आंखें मिल गई थी और समझ में आ गया था कि भैया ये वाह। सो मुझे एक बात बताइए, अब हम आते हैं थोड़े से सीरियस मुद्दे की तरफ। आधार कार्ड है, दैट इज नॉट द प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल इंडिया का। पासपोर्ट 7% लोगों के पास है, तो ये सीए लाने का क्या मुद्दा है? कुछ भी नहीं, आपको टारगेट करना है बस, और कुछ भी नहीं है। मुझे टारगेट करने का है बस उनको, और सीए आपको सिर्फ तकलीफ देने का है। सिटीजन जो बिल ये लाया है, ऑलरेडी वी हैव सो मेनी पीपल जहां जॉब्स नहीं है, एजुकेशंस नहीं है, ओके, टैक्स पेयर का पैसे पे ऑलरेडी बर्डन है, तो क्या बाहर से और रिफ्यूज को यहाँ भरना इज अ गुड डिसीजन अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, बेसिकली नहीं, क्या वो रेफ्यूजी है वो को उसको तो उनका सिर्फ एक बहाना है। बेसिकली आपके घर के ऊपर ऐसा खटखट करना है और आपको बुलाना है, इधर उधर, हाँ बताओ आपके पेपर्स क्या है करके उसमें, हाँ। ये मकसद मंशा उनकी जो है ना, हाँ, कि एक फियर साइकोसिस एक कम्युनिटी के अंदर डेवलप करवा दो। इनको हमेशा डरा के रखो उसमें। और बेचारे गरीब जो है सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी के अंदर है पता है आपको?
मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो मुसलमानों के अंदर है। तो इनके अंदर सिर्फ एक खौफ का माहौल तैयार कर डालो कि देखो अब तुमको तो देश से भी भिजाने वाले है करके उसमें, और मीडिया भी उसके अंदर अब सीए आया है, ये आने वाला है, बट उनके हम कहते bylaws में हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले। बट उनके बायलॉज में क्लियरली लिखा है कि एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आगे देखिए ना आप, हाँ ओके भाई अगर मैंने कंप्लेन कर डाला साहब ये बांग्लादेश से आया हुआ है करके, हाँ? कोई ना कोई तो होगा ना उसके अंदर, तो आ जाएंगे आपके पास उसमें, अब बताओ डॉक्यूमेंट्स निकालो आपके क्या है करके उसमें, ऐसा माहौल तैयार कर डालो कि तुमको अब यहाँ से देश छोड़ के जाना पड़ेगा। हम कहीं नहीं जाने वाले। अमित शाह साहब एक बात अच्छी तरीके से कान खोल के आप सुन लीजिएगा और मोदी जी को भी सुना दीजिएगा। जब पाकिस्तान बन रहा था तो मुझसे पूछा गया था कि तुम जाएंगे वहाँ पे यहाँ पे रहेंगे। हमने कहा कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन के लिए हमने कुर्बानियाँ दी है, इस ज़मीन के ऊपर हम पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी ज़मीन के अंदर हम दफन होंगे। तो मरने के बाद भी है तो हम अपनी ज़मीन छोड़कर जाने वाले नहीं है। और क्या रमज़ान जो है वही राइट टाइम था इसको अनाउंस करने का? साहब अब देखिए, अब आपको क्या है मालूम क्या, माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री, और माइनॉरिटीज़ का मतलब ये है कि इससे मुसलमानों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, क्रिश्चियंस हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसीज़ हो गए, ये सब ने है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि तुमको कभी भी शौक आ सकता है। और ये गवर्नमेंट इतनी एक्सपर्ट है शौक देने के अंदर, ऐसा रात में 8 बजे आ जाते हैं, मित्रों ये नोट बंद हो रही है करके। और क्यों बंद हो रही है तो ज्ञान पेल देते हैं पूरे देश को कि मैं ब्लैक का मनी लेके आऊँगा, पैसा ब्लैक का जितना भी। 1 रुपया बता दो कहाँ से लेके आए मोदी जी, 1 रुपया बता दो कौन सा ब्लैक का पैसा लेके आए हैं करके उसके। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने ओपन कर दिया कि ब्लैक मनी बढ़ गया। अरे साहब पूछिए ही मत, उसमें उनकी लिस्ट देखिएगा कि किस किस से उसके अंदर। अच्छा दे रहा नहीं ना पैसा हमारे को, ठहर जा। तो पॉलिटिकल फंडिंग तो AIMIM को भी आती होगी? हमने नहीं करे है साहब। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अवैसी साहब को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साहब अगर हर पॉलिटिकल पार्टी अगर क्राउड फंडिंग करके है तो अपनी पॉलिटिकल बेस बढ़ा रही है, अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रही है, तो व्हाई नॉट AIMIM। तो मैं अवैसी साहब आई थिंक इंटरनेशनल फॉर्मेट है पॉलिटिकल पार्टी। हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज हमारे पास कई जगह के ऊपर ऐसे है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं लेकिन फाइनेंशियली इतने वीक है। तो अगर वो समझ लीजिएगा उसके पास है तो 1 लाख रुपया है तो भाजपा वाले के पास 1000 करोड़ रुपया है। इतना डिफरेंस है इसके अंदर। हाँ आदमी बहुत अच्छा है हमारा, लोगों की पसंद है, लेकिन पैसे से वो नहीं ये होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ना उसमें। एंड दिस इज़ द कम्युनिटीज़ रिस्पॉन्सिबल नाउ। ये कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि साहब तेरी हैसियत कितनी है, 100 रुपये है तो 100 रुपये डाल। हाँ क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर भी आपका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी हो गया है देश के अंदर, और गूंगे मुक्के नहीं। वहाँ पे वरना मुस्लिम MPs भी है लेकिन गूंगे मुक्के उसके अंदर। ऐसा पार्टी के लीडर को देखते हैं, बोलूँ क्या ये मुद्दे के ऊपर, उन्हें बोलता ना, और हम खड़े रहते हैं, हम डटते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं। पाकिस्तान और मुगल्स या निज़ाम के बारे में हमेशा सवाल असदुद्दीन साहब से या AIMIM से ही क्यों पूछा जाता है? क्या है, जब दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है। हिंदुस्तान की हकीकत नहीं है क्या, मुझे ये बताइएगा। ताजमहल इस मुल्क की हकीकत है क्या नहीं है, मुझे ये बताइएगा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद के अंदर इस मुल्क की हकीकत है क्या नहीं है, ये बताइएगा। लेकिन आप समझेंगे कि नहीं शाहजहां का रिश्तेदार मैं हूं तो नहीं हूं साहब, मैं औरंगजेब का रिश्तेदार मैं हूं नहीं हूं साहब, मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। लेकिन जवाब आपको ही देना। हाँ लेकिन जवाब क्यों, क्योंकि 400 साल पहले उन्होंने है तो साहब ऐसा ऐसा किए थे, उन्होंने इसको मारे थे, उन्होंने इसको ये करे थे करके, तो इम्तियाज जलील तुझे अब भुगतना पड़ेगा। 400 साल पहले उन्होंने किए थे ना, तो इम्तियाज जलील तेरे से हम सवाल करेंगे। सब निकल गए हैं करके। मैं तो इसी ज़मीन का हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे अभिमान है महाराष्ट्र का होने का। विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, योर जर्नलिज्म और बीइंग अ पॉलिटिशियन? नहीं सर, जर्नलिज्म अब नोबडी इज़ डूइंग रियल जर्नलिज्म। मैं आपको बताऊँ हूँ कि मैंने है तो जब प्याज की कीमतें बढ़ी थी तो एक स्टोरी करने के लिए 3 मिनट की स्टोरी, 3.5 मिनट की स्टोरी थी सर, उसके लिए 7 दिन लगे थे वो स्टोरी कवर करने के लिए, 7 डेज। कि किसान के खेत के ऊपर गए, किसान फसल निकाल रहा है अपनी, उसको सुखा रहा है, ट्रैक्टर में डाल रहा है, पूना के मार्केट यार्ड में ले जा रहा है, उसको कितना पैसा लगा, बिचौलियों को कितना लगा, ट्रेडर को कितना लगा, और घर पे लोगों के पास पहुँचे तक कितना। तो 3.5 मिनट की स्टोरी। आज बताइए कि कौन सा चैनल करता है, कौन सा न्यूज़पेपर करता है। अब किसान मरता है तो साहब उसकी खबर भी नहीं आती है। आपको ताज्जुब होगा इस बात का कि मतलब एक छोटे सा बॉक्स आइटम में भी नहीं आती है उसके अंदर, मर रहा है ना, मरने के लिए पैदा हुआ है ना, तो जानो छोड़ दो ना करके उसके अंदर। तो वो पत्रकारिता आज कोई नहीं कर रहा है। आप IPS IAS ऑफिसर इतना पढ़ लिख के है तो वो एग्ज़ाम पास करता है,
और मंत्री जी अनपढ़ है, गवार है, न पढ़े हैं न लिखे है, 6ठी 8वीं पास है, लेकिन मंत्री बन के बैठे हैं, वो बेचारे IAS IPS ऑफिसर को उनको सैल्यूट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ देश के अंदर इतने कानून ये लेके आ रहे हैं ना मोदी जी, एक कानून ये भी लेकर आइए कि कम से कम कुछ ना कुछ तो एक ग्रेजुएट तो होना चाहिए नेता। लेकिन आप लेंगे नहीं, क्योंकि मालूम है मेरे को कि आपके ज़्यादातर MPs घर पे बैठना पड़ेगा करके, पूरे गवार है, अनपढ़ गवार। वेरी वेरी ब्लंट, मेरे शो का नाम बी ब्लंट है। नहीं, जो सही है भाई, मतलब देखो कोई ना कोई तो सच बोलने वाला चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए आज इसके अंदर आपको, कि आपको आईना दिखा सके कि साहब नहीं ये गलत है, ये सही है करके उसमें। सावरकर ट्रेटर है या फाइटर है? आपको इतिहास के अंदर सबको पता है क्या है करके, तो ये तो पता है ना उसके अंदर कि औरंगजेब ने 400 साल पहले सावरकर ने क्या करा है उसको नहीं मानेंगे, लेकिन इतिहास की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने ऐसा किया था, तो वो हम मान लेंगे क्योंकि हमारी राजनीति के लिए ये कन्वीनियंट होता है। लेकिन सावरकर ने क्या किया था वो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स को वो कन्वीनियंट है नहीं करके। उसमें जो हो गया सो हो गया है, अच्छा था बुरा था, उस वक्त क्या सिचुएशन थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, तो वो एक अलग हिस्सा था उसके अंदर। आप इतिहास के अंदर उसको पढ़िए, समझिएगा उसके अंदर, लेकिन उसको अपने राजनीति का मुद्दा मत बनाइएगा। एजुकेशन में अगर रिजर्वेशन ना हो, टैलेंट के बल पर लोग आगे आए और फिर जॉब्स में आके रिजर्वेशन हो, तो ज्यादा बेटर नहीं है? बिकॉज यू सपोर्टेड जरांगे पाटिल ऑन मराठा रिजर्वेशन। नहीं, मैं जरांगे पाटिल का समर्थन किस बात के लिए किया साहब, ये बताना चाहता हूँ मैं, कि एक छोटे से गांव का, यहाँ से बहुत ही 40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, मुझे भी उस गांव का नाम नहीं पता था कि अंतरवाली नाम का एक गांव है करके, और उस अंतरवाली गांव के अंदर आप ये समझ लीजिएगा कि एक मामूली सा आदमी, जिसको गांव के बाहर भी कोई लोग पहचानते नहीं होंगे, वो अपने समाज के खिलाफ हो रही नाइंसाफ़ियों के लिए खड़ा होता है, और लोगों को ये लगता है कि भैया ये आदमी की ईमानदारी है, ये प्रामाणिकता है कि इन्हें किसी के दबाव के अंदर आ नहीं रहा है करके। मैं खुद अंतरवाली गया और मैंने उसको कहा कि भैया मैं तुझे सैल्यूट करता हूँ कि आज तेरे अकेले एक मिशन के लिए, सब वो रिजर्वेशन जस्टिफाइड है नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा करके, ये अलग बात है, लेकिन एक मामूली सा आदमी अगर खड़े रहता है और उसके पीछे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैंने किसी इंटरव्यू के अंदर कहा था कि आज नरेंद्र मोदी साहब के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके अकेले नाम के ऊपर इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाए करके। क्यों हो रहे हैं जरांगे पाटिल के पीछे? क्योंकि उसकी प्रामाणिकता है, उसकी ईमानदारी है, उसकी सोच है कि नहीं मेरे समाज को मुझे इंसाफ दिलाना है करके। उसमें आप क्यों नहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जरांगे पाटिल बनते हो? मैंने करा था सर, मैंने बहुत बड़ी है तो एक रैली लेकर गया था बॉम्बे को, तिरंगा रैली बोल के, इसी रिजर्वेशन के उसके ऊपर, और इसलिए लेके गया था कि हमको तो कोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए, और मैं भी इस बात को मानता हूं क्योंकि मुसलमान आज सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट परसेंटेज जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का। मैं चाहता हूं कि इस देश की तरक्की के अंदर मुसलमानों का भी हाथ होना चाहिए, मुसलमानों का भी योगदान होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि मुस्लिम जो है ऑलरेडी इतने सेक्ट में डिवाइडेड है, अहले हदीस, सुन्नी, चौबीस, शिया, जो भी है, ये यूनाइट क्यों नहीं होते? देखिए, हम तो हमारे तरफ से यही बार बार हम कोशिश कर रहे हैं, और इसका सबसे ख़राब तजुर्बा मुझे दिल्ली के इलेक्शन के वक्त में आया, जब मैं दिल्ली के इलेक्शन का ज़िम्मेदार था, और वहाँ पे जाने के बाद जो आते थे मुझे ये कहते थे कि साहब ये बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, ये मैंने सुना ही नहीं था कभी कि मतलब ऐसी भी बिरादरियाँ होती है करके उसमें, और साहब ये बिरादरी तो मैंने भी नहीं सुना। मोदी जी ने मतलब ये बिरादरी के इतने सारे वोट है, वो बिरादरी के इतने सारे वोट है करके उसके अंदर, तो मुझे बड़ा मतलब अजीब सा ये लगा था कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हम लोग इस तरह बिरादरियों के अंदर बढ़ जा रहे हैं करके उसमें। आपको तो बाहरों के दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद अपने दुश्मन बन जा रहे हैं। आप औरंगाबाद के सबसे चर्चित फेस हो, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो, तो क्या एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी की आपसी लड़ाई का फायदा आपको होगा? अमित शाह साहब आए यहाँ पे और भाषण दिए कि एमआईएम को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है, पब्लिक खामोश। बोले फेंकना है ना तो जोर से आवाज़ लगाओ, तो बेचारे जोर से आवाज़ लगा रहे हैं फेंकना है करके उसमें। बोले यहाँ से कमल को यहाँ से दिल्ली तक भेजोगे, तो पब्लिक खामोश। तो बोले जोर से बोलो, कमल को फेंकोगे तो पब्लिक हाँ फेंकेंगे करके उसके। मैं देश का वाहिद एक ऐसा लीडर होऊंगा जो लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर इम्तियाज़ जलील ने तुम्हारे लिए काम नहीं किया है, इम्तियाज़ जलील के काम से तुम मुतमईन नहीं है, तो इम्तियाज़ जलील को वोट नहीं देना। सुना था मैंने आपके बिल्कुल इंस्टाग्राम पे। ये इतनी हिम्मत कोई नहीं करता है। मुझे एक बात पूछनी थी कि मुंबई में एक मन्नत है, तो औरंगाबाद में भी एक मन्नत है, तो दोनों मन्नत के बीच में
कनेक्शन क्या है? देखिए, जिस वक्त मैं चुनकर आया था, मेरे जो हमारा एंसेस्ट्रल हाउस है उसमें रहता था मैं। जी। मेरी वालदा पहले ही रूम में रहती थी और इतने लोग आते थे मिलने के लिए, तो बड़ा डिस्टर्ब होता था उन्हें उसमें, तो मैं शिफ्ट किया था। जी। फिर कुछ सालों के बाद मैंने एक टूटा फूटा घर था, उसको लिया, उसको रिनोवेट करवाया। जो लोग मेरे मुखालिफिन थे वो बड़ा मुझसे ये करते थे, तो मैंने ऐसी किसी एक प्रोग्राम के अंदर बोल दिया था कि मुंबई में शाहरुख खान होगा तो हम भी कुछ कम नहीं है करके अपने शहर के। तो मैंने उनको थोड़ी सी तकलीफ़ देने के लिए, उनको थोड़ी सी चुमटी लेने के लिए, जब घर के नाम की बात हुई तो मैंने कहा कि चलो इसको भी मन्नत रखते हैं करके मन्नत रख दिया इसके अंदर। तो और आप यहाँ के शाहरुख खान हो, यू आर द मोस्ट पॉपुलर एमपी ऑफ औरंगाबाद। मैं शाहरुख खान ये वो इस हिसाब से नहीं बात करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लोग मोहब्बत करते हैं। एंड इट्स बीन 10 years राजनीति के अंदर 10 साल आपके ऊपर बगैर कोई धब्बा लगे, बगैर कोई आपके ऊपर उंगली उठाए हुए आज लोग अगर मोहब्बत करते हैं तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये इसी बुनियाद के ऊपर करते हैं कि हमने काम किए हैं, हर एक के लिए काम किए हैं, हमने कभी मज़हबों के बीच में, जाति धर्म के बीच में है तो ऐसी कोई भेदभाव नहीं किए हैं। इस वजह से आज आप जाइए, घूमिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, उसमें वोट देगा नहीं देगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बोलेगा कि नहीं यार आदमी अच्छा है करके। उसमें इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या चाहिए। बेशक। कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूँ अबाउट योर, आई हर्ड योर फादर वाज द फर्स्ट सर्जन। हाँ, मेरे फादर यहाँ के फर्स्ट सिविल सर्जन थे और बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर थे वो यहाँ पर। टीबी क्लिनिक के अंदर वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे। फिर जब रिटायरमेंट उनका हुआ था तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर वो मेडिकल ऑफिसर रहे। हम लोग 7 भाई बहन है, 3 भाई है, 4 बहनें है। और पॉलिटिक्स में कोई नहीं है आपके अलावा? पॉलिटिक्स में फैमिली का तो छोड़िए, मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई सादा सा मतलब कोई ऐसा ना कोई गली का नेता है ना कोई पॉलिटिक्स के अंदर दूर तक है। तो मैं जब पॉलिटिक्स के अंदर आने का ये किया तो सबको ऐसा झटका लगा कि यार ये क्या कर रहा है ये बंदा, ये ऐसा इसके नहीं ऐसे क्यों। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कॉलेज लाइफ कैसी थी? आप स्टूडियस थे या राड़ा करते थे या मस्ती करते थे, कैसे थे? आप ये समझ लीजिएगा कि कॉलेज के अंदर, अगर आपके कॉलेज के पीरियड के अंदर अगर कोई भी सबसे ज़्यादा लफंडरगिरी करने वाला कोई था तो आप मुझे विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं वैसा था करके। मतलब मैं बहुत ही मतलब कॉलेज के अंदर मैं यहाँ पे मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर मैंने पढ़ा। अच्छा। तो उस वक्त भी मैं तो मेरी एक ओपन टब की जीप हुआ करती थी, ओपन टब की जीप में जाता था वहाँ पे। लेकिन मैं उसी दौर से मतलब मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स के अंदर बहुत ही मतलब ये था, मैं ये तय करके जाता था कि अगर एक ही दिन 2 अलग अलग जगह के ऊपर डिबेट कॉम्पिटिशन्स है, एक जगह के ऊपर है तो फर्स्ट प्राइज़ जो है वो 1000 रुपये है। हाँ। और लेकिन सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, और दूसरी जगह के ऊपर जो है वो उससे ज़्यादा है प्राइज़ मनी, लेकिन सब्जेक्ट आसान है उसमें। तो मैं जो मतलब पैसा जहाँ पर ज़्यादा रहता था कि चलो यार 1000 रुपये मिल रहे हैं, 1200 रुपये मिल रहे हैं करके, तो वहाँ जाता था और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाता था कि मैं फर्स्ट प्राइज़ लेके ही आऊँगा करके। एंड इट हैज़ हैपेंड मतलब ऑल थ्रू आउट। मेरा देखिए मेरा जो जॉब लगा था, मैंने यहाँ पर लोकमत न्यूज़पेपर का पहला स्टेट लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ था। उसमें पूरे महाराष्ट्र के बिल्कुल टॉप स्कूल के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए थे, हम भी चले गए थे वहाँ पे उसके अंदर। तो वो कंपटीशन के अंदर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, और फर्स्ट प्राइज़ मिलने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि जो उस न्यूज़पेपर के मालिक है मिस्टर राजेंद्र दर्डा, उन्होंने कहा कि यार लड़का बड़ा होशियार दिख रहा है करके, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर ली। तो मैं नौकरी पे लग गया उनके पास। मैंने ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया हूँ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हूँ, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया। इतने पढ़े लिखे पॉलिटिशियन मिलते हैं? नहीं मिलते। मैं इसीलिए लोगों से ये कहता हूँ कि यार मेहरबानी करके अगर तुम मुझे वोट नहीं देना चाहते हैं तो ना दो, लेकिन किसी पढ़े लिखे इंसान को पार्लियामेंट के अंदर भेजो। तो रखा है ऑलरेडी पढ़े लिखे इंसान को पार्लियामेंट में? देखिए, लेकिन मतलब क्या होता है अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस जो है ना इस देश के अंदर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन की इस बात से निकाला जाता है कि इसकी जात कौन सी है, इसके जात के कितने लोग हैं, इनको टिकट देना है नहीं देना। कोई भी मेरिट के ऊपर है तो आज के दौर के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो कितनी अपने आप को आदर्शवादी उसूलवादी कह दे है, मेरा मतलब ये है कि अपने आप को जो ठोकते हैं कि हम वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस करके, जो भारतीय जनता पार्टी, वो भी टिकट बांटते वक्त जाति का सबसे पहले। एवरी पॉलिटिकल पार्टी डज दैट, वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। सर, आप इतना स्ट्रांगली जो स्टेटमेंट देते हो और दे रहे हो अबाउट योर
एलएस इलेक्शन, तो क्या मैं ये बात मानूं कि आने वाले और 5 साल खैरे साहब को वेट करना पड़ेगा? मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई एक ऐसे उम्मीदवार को भेजो जो तुम्हारी आवाज़ बनकर लोकसभा के अंदर जाए, तुम्हारे मुद्दों को वहाँ पर उठाए। वहाँ पर वरना मोदी जी के भी है तो 300 से ज़्यादा है ना उसमें। 300 से ज़्यादा का मतलब ये है कि 280 का काम क्या है मालूम क्या? हाँ, मोदी जी आए कि से ऐसा टेबल बजाते रहना उसके अंदर, हाँ, नहीं तो कुछ तो भी नारा लगाना उसके अंदर। वो नारा लगाते 280 की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ऐसे इंसान को भेजिए जो आपके मुद्दे उठा सकता है, आपके एजुकेशन के मुद्दे, आपके हेल्थ के इश्यूज़, आपके नौकरी के बारे में उठा सकता है, आपके किसानों के बारे में वो उठा सकता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी, ये सब मुद्दों को है तो पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि सारे फैसले वहीं पर लिए जाते हैं इसके। सर आखिर AIMIM और आपका पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है? अपनी हर जगह के ऊपर आपकी एक आवाज़ होनी चाहिए, आपकी एक लीडरशिप होनी चाहिए इसमें। आप इतने सालों तक सिर्फ एक ग़ुलाम बनकर रह गए हैं, दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लिए चटाई बिछाने का आप काम करते रहे, उनके लिए कुर्सियां डालने का काम करते रहे। अब मैं ये चाहता हूं अगर इस कुर्सी के ऊपर है तो मोदी साहब बैठ रहे हैं तो उसके बाजू वाली कुर्सी के ऊपर इम्तियाज़ जलील ने बैठना चाहिए। मोदी जी के बाजू वाली कुर्सी पे बैठने को रात MP वो भी है, अच्छा, MP मैं भी हूँ। हाँ, ये अलग है कि तुम्हारे पास ज़्यादा MP है तो तुम प्रधानमंत्री बन गए। ये आप ये मत समझिएगा कि ये कम्युनिटी का काम जो है एक रबर स्टैम्प की तरह हम 5 साल के बाद आएंगे, इनको मनाएंगे, इनको रिझाएंगे, इनको ख़रीदेंगे और इनका वोट लेंगे धपाधप और 5 साल है तो फिर इनको भूल कर है तो चले जाएंगे करके। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं साहब, अब बहुत हो चुका है, अब हम भी बैठेंगे इन कुर्सियों के ऊपर, हम भी बैठेंगे करके। बीजेपी को अगर आपको हराना है तो आपको अलायंस में जाना पड़ेगा। हम तो बिल्कुल तैयार है ना साहब। हमको तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए सबसे बड़ी घातक पार्टी है, मैं ये समझता हूँ। और क्यों कह रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, देखिए इस मुल्क की तहजीब और ख़ूबसूरती ये थी कि हमारे पास ये जो गुलदस्ता है ना फूलों का, तो अलग अलग रंगों के फूलों का गुलदस्ता था जिसके अंदर मुसलमान भी थे, दलित भी था, हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख था, क्रिश्चियन था, ये सभी लोग एक साथ मिलकर थे, तो ये मुल्क बना था। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि नहीं अब यहाँ पर है तो सिर्फ भगवे रंग के फूल खिलेंगे करके उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दोष जो है, जो मैं समझता हूँ एक गुनाह किया है उसने इस मुल्क के ऊपर, कि जाति, धर्म और मज़हब की दीवारों को बनाने का काम किया है। वो उसने इतनी दरारें पैदा कर दी है जाति, धर्म और मज़हबों के बीच में, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। सर मुझे बताइए कि अभी प्रकाश अंबेडकर सेट के ही डोंट हैव फेथ ऑन एनसीपी और शिवसेना एंड कांग्रेस के साथ तो उन्होंने बोला है कि गिवन सम सीट्स आई विल सपोर्ट यू गाइस। सो क्या प्रकाश अंबेडकर AIM के साथ अलायंस की तरफ आ उन्होंने रहे कल हैं? ही एक स्टेटमेंट दिए है कि मैं नहीं जाऊंगा MIM के साथ करके, विच इज वेरी, क्या वजह है? क्योंकि क्या है, लास्ट इलेक्शन में तो राजनीति के अंदर तोड़ जोड़ ये हो सकती है करके, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब के पास इतना सुनहरा मौका राजनीति के अंदर बार बार नहीं आता है जो इस बार आया है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसा बिखर चुकी है इसके अंदर। हाँ, शिवसेना कभी सोच सकते थे, लेकिन दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। NCP के दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा बहुत कोई टफ है वहाँ इस गिरा। बार तो सब टुकड़ों टुकड़ों में है उसके अंदर। और अगर MIM और वंचित साथ में अगर आते तो मेरे हिसाब से एक मिरेकल होता था, मिरेकल। ओके, मुझे बताइए कि अभी जो है इस इलेक्शन में आपके नए वोटर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे और काफ़ी यूथ्स आपकी तरफ है, तो इस इलेक्शन में यूथ के लिए क्या ला रहे हैं आप? मैं नौजवानों को यही अपील करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी कास्ट और कम्युनिटी के हो। देखिए मतलब द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री वॉज इट्स वैरायटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे जो थी वो हमारी स्ट्रेंथ थी। पॉलिटिशियंस ने इसको इतना गंदा कर चुके हैं उसके अंदर, तो उनके बहकावे के अंदर मत आओ। मतलब मैं जिस तरह से स्कूल के अंदर था तो मेरे इतने सारे दोस्त थे, तो मुझे मालूम नहीं था कि इसकी जात क्या है करके उसमें है। और वो भी मुझे मेरे ईद के ऊपर जिस तरीके से आके है तो वो शीरखुरमा और सिवैयाँ पीता था, मैं उसके दिवाली के घर पे जाके है तो मैं पूरनपोली खाता था उसके अंदर। तो वो एक कल्चर था हमारा, वो कल्चर को ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी जो है ना, ये डाकुओं की नहीं है। सबको डकैत बोल दोगे तो अलायंस किसके साथ करोगे आप? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बताया हूँ कि आज अलायंस किस किस के साथ हुआ है। हाँ, अपने आप को सेक्युलरिज्म का ठेका लेने वाली पार्टियां जो है वो कम्युनल पार्टियों के साथ जाकर मिल गई है। कम्युनल पार्टियों का जो वजूद ही आया था, शिवसेना किस वजह से आई थी कि कांग्रेस को गालियां देना है, NCP को गालियां देने का है, ये बदमाश है, ये गुंडे है, ये डाकुआ है, ये बोल के। लेकिन आज सत्ता के लिए सब आ गए ना पूरे
अरविंद केजरीवाल का भी जब पहले ही पॉलिटिकल आउटफिट उन्होंने निकाला था, दैट ही वाज अपोजिंग विद कांग्रेस, कि कांग्रेस को उन्होंने बोला था कि कांग्रेस इज द करप्ट पार्टी, बट नाउ ही इज इन अलायंस। तो क्या पॉलिटिक्स में कोई सत्ता का मोह जो है ना, उसमें अब कोई आइडियोलॉजी, कोई एथिक्स, कोई मॉरल्स, कोई वैल्यूज, कुछ नहीं रहा है साहब, कुछ नहीं रहा है। एक नेता रात में सोता है एक पार्टी में, सुबह उठता है तो पता चलता है तो है ही नहीं वो पार्टी के अंदर, दूसरी पार्टी में चला गया। अब मैं जब मंत्रालय जाता हूँ ना बम्बई में, कोई तो भी आता है, कोई तो भी एमएलए आता है और मिलता है, और कैसे इम्तियाज़ भाई, तो इम्तियाज़ भाई, हाँ भैया कैसे, आप कैसे हैं, उसके अंदर आजकल कहाँ है करके, तो मैं शिवसेना में ही हूँ ना। तो कौन सी वाली, या कोई एनसीपी वाला आता है और पूछता है उसके अंदर, मैं पूछता हूँ कहाँ से, कहाँ पे है, एनसीपी में है, कहाँ पे, कौन सी वाली। तो ठीक है, हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। औरंगाबाद या संभाजी नगर? मैं औरंगाबाद में पैदा हुआ था। अभी भी इलेक्शन का जो सर्टिफिकेट है मेरा, ये सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन इसके ऊपर है तो औरंगाबाद लिखा हुआ है। और अभी जो 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर भी औरंगाबाद ही है। मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम उसका सर आंखों पर आदर करेंगे। बट फिलहाल औरंगाबाद। एजाज खान जो है एक्टर है, एजाज खान, क्या आप लोग उनको आने वाले फ्यूचर में टिकट देंगे असेंबली का? ऐसा नहीं है कि कोई एक्टर होने की वजह से उनको टिकट दिया जा सकता है करके, अगर वो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। नहीं, लेकिन लास्ट टाइम तो आप लोगों ने डिनाई किया था ना टिकट उनको। हो सकता है कि अगर हमने जिसको डिनाई किया और उसने 5 साल लोगों के बीच में रहा तो हम बिल्कुल यकीन कंसिडर करेंगे, लेकिन आपको आवाम के बीच में रहना पड़ेगा। अगर इलेक्शन के वक्त में आएंगे और बोलेंगे कि साहब मुझे टिकट दो करके, जो अभी बहुत सारे आते हैं, तो मेरा ये है कि आप आवाम के बीच में रहिए, और अगर आप आवाम के बीच में है तो आपको हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इम्तियाज़ जलील आपके घर पे आएगा टिकट लेकर और बोलेगा कि भाई आपको इलेक्शन लड़ना है करके। उसके आपको कभी भाभी ने डांटा है? रात में क्या है, मैं छुपके से मलाई खाता हूँ उसमें, तो उसकी वजह से मेरे को अक्सर ये होता है कि दूसरे दिन सुबह उठ के वो बोलती है तुमने रात में फिर से खाए ना मलाई, मेरे तो खाया करके। तो ये आम घरों में जो होता है वो मेरे घर में भी होता है। अच्छा, मोदी है तो क्या मुमकिन है? मैं अक्सर ये बात बोला था कि जब एयर इंडिया है तो ये बेच रहे थे टाटा को, तो मैंने भाषण के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि जो एयरलाइन हुकूमत से चलाई नहीं जा रही है वो टाटा को दे रहे हैं, यानी कि टाटा चलाना चाहता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मोदी जी को मुमकिन नहीं हो पा रही है, जो टाटा को मुमकिन हो जा रही है करके। उसमें क्या है, बड़े बड़े नारे लगाओ, बड़े बड़े कैप्शंस बनाओ उसके अंदर, और अपनी दुकानें चलाते रहो करके। उसमें तो बस 3 बेस्ट काम जो आपने पिछले 5 साल में किया है। मुझे ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से एक बंदा आया और उसने कहा कि सर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेने का है, 2 मिनट के अंदर आपको ये बताना है कि आपने 5 साल के अंदर क्या काम किए हैं। तो मैंने उसको कहा कि 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं 20 सेकंड में तुझे बताना चाहता हूँ। और मैंने उसको ये बताया है कि मैंने अपने ज़िले की पहचान जो है वो कभी कम्युनल डिस्टर्बेंसेस के लिए होती थी उसके अंदर। तो मैंने इन 5 सालों के अंदर जो जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की गई थी, उन दीवारों को गिराने का मैंने काम किया है। So true, ये 5 साल में ये मैंने गिराने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि मैंने 4 रास्ते कम बनाया होगा, कोई दूसरे डेवलपमेंट के काम कम किए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा काम मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो समाज के अंदर जो दूरियाँ बढ़ रही थी, वो दूरियों को घटाने का, कम करने का मैंने काम किया है। और दूसरा ये है कि मैंने हाई कोर्ट के अंदर 4 जनहित याचिका फाइल किया था, 4 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बीइंग एन एमपी, मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन 2 PIL ऐसे हैं जिसके अंदर मैं खुद हाई कोर्ट के अंदर खड़े रह के है तो केस फाइल करता हूँ। एक PIL जो है मेरा मेडिकल, जो हमारी मेडिकल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, तो मैंने गवर्नमेंट को ये बताया था कि कोरोना में हर मरने वाला इंसान वायरस की वजह से नहीं मरा था। हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स नहीं थे, स्टाफ नहीं था, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान गई थी। उसके बाद मैंने PIL फाइल किया था कि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको इम्प्रूव करना है। और मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हॉस्पिटल्स का पूरा डेटा है तो रखा था कि इतने डॉक्टर्स नहीं है, इतने नर्सेज नहीं है। वो PIL केम बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वो यहाँ पर इत्तेफाक से आए थे, उनके सामने गया और उन्होंने इनिशियली ऐसा समझा कि ये MP खुद लड़ रहा है, MP मतलब कैसे होते हैं उनको भी मालूम था। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड। उन्होंने मुझसे हाई कोर्ट के अंदर ये कहा, बेंच के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा कि सो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैव बीन रेज्ड थ्रू दिस PIL,
लेट अस वाइडन द स्कोप ऑफ दिस पिटिशन, और हम पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स को इस PIL के अंदर हम इंक्लूड करेंगे करके। तो वो केस मैं 2021 से लड़ रहा हूँ। जिसको नहीं मालूम होगा तो वो क्या क्या जजमेंट्स आए हैं, आप है तो वेबसाइट पे देख सकते हैं। PIL नंबर 47/2021, तो 2021 से मैं वो हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ। दूसरा एक PIL मैंने जो फाइल किया है और जिसके लिए मैं खुद लड़ रहा हूँ, वो हमारे पास एक आदर्श पद संस्था का एक घोटाला हुआ था जिसके अंदर 60-62 हज़ार लोग जो है उनका पैसा डूब गया है। वो पैसा उनको वापस दिलाने के लिए मैंने हाई कोर्ट के अंदर PIL दाखिल किया हूँ, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि अब पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो ऐसे घोटाले हुए हैं सोसाइटीज़ के, वो सोसाइटीज़ पूरे है तो इस PIL के अंदर आने वाले, वो केस मैं खुद लड़ रहा हूँ। मुझे बताइए, फनीएस्ट डिमांड फ्रॉम अ वोटर। मुझे एक थोड़ी सी एजेड लड़की है, वो मुझे 2 साल से फ़ोन करती है और फ़ोन करके मुझे लिटरली डांटती है, मैंने तुमको बोली थी ना मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढो करके मेरी शादी के लिए करके। तो मैं बोलता यार मैं क्या ये काम भी कर दूं क्या करके उसमें। फिर आप तो ये रिस्पॉन्ड नहीं, मैं बेचारी मुझे समझ में आता है बेचारी, एंड लिटरली शी मतलब ऐसा गुस्से से डांटती है। उसमें ऐसा फ़ोन आया कि मैं समझ जाता कि यार ये वहाँ से फ़ोन आया है करके। तो मैं बोलता हाँ बोलिए बहन जी, आपको मैंने कितनी मरतबा बोली हूँ कि मेरे को है तो आप एक लड़का ढूंढे करके शादी के लिए करके, क्यों नहीं ढूंढ रहे आप मेरे लिए करके। मैं बोला नहीं मैं देख रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर। मैं बोला यार मैं अब ये काम भी करूँ क्या कि मतलब किसी की शादी नहीं हो तो एक। दूसरा एक फनीएस्ट केस ये हुआ था कि मैं घर के ऊपर निकल रहा था कि मेरी वालदा उस वक्त हयात थी, मैं निकल रहा था मम्मी को सलाम करके, तो मुझे एक फ़ोन आया एक साहब का, रात में 1 बज रहा था, तो मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला हाँ ठीक है आप मुझे डिटेल्स भेज डालो, मैं डॉक्टर को बोलता हूँ, आप वो अटेंड कर लेंगे करके। उसमें एक हस्बैंड था, उनकी वाइफ को दांत कीली बैठ गई थी। वो दांत कीली क्या बोलते हैं मुझे, हाँ ऐसा, हाँ फिट्स आते हैं ना, वो फिट्स आ गए थे, उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराए थे। तो उनका ये कहना था कि मैंने पर्सनली आओ करके। तो मैं बोला यार मैं क्या करूँगा, मैं डॉक्टर को बोल देता हूँ। तो बोले नहीं आप थोड़ा सा आगे तो उनका थोड़ा ठीक हो जाएंगे। अरे मैं बोला यार तुम्हारी वाइफ को अगर दांत कीली बैठी है तो मैं क्या करूँ वहाँ पे आके करके। तो बड़े वियर्ड टाइप के ऐसे डिमांड्स आते हैं आपके पास। देखिए एक मोहब्बत रहती है। अब मैं शादी के लिए अगर कहीं जाता हूँ कि किसी शादी के अंदर, तो इतने सारे लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, तो बाद में देखना पड़ता है दूल्हा कहाँ है करके। उसमें तो दूल्हे साहब कहीं तो पीछे है, लोग स्टेज के ऊपर चढ़ के आपके साथ ही फ़ोटो ले रहे हैं। वेरी नाइस, मतलब ये लोगों की एक एक्साइटमेंट, लोगों का एक मोहब्बत रहती है, मोहब्बत है। तो मुझे एक बात बताइए, हु इज बेटर चीफ मिनिस्टर, उद्धव जी और एकनाथ शिंदे? दोनों का अपना अपना स्टाइल है साहब, लेकिन मैं आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द वे उद्धव ठाकरे ने जो कोरोना के पीरियड के अंदर जिस तरीके से कूल और कंपोज रहते हुए उन्होंने जो हैंडल किया है। एकनाथ शिंदे साहब डेवलपमेंट के मामले के अंदर उनके पास कोई भी चले जाए उसके अंदर वो धड़ पेन निकालते हैं और साइन कर देते हैं उसके अंदर। दैट इज हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग दिसमें। दैट्स रियल। दैट्स रियल। माइनस एनडीए, हु यू थिंक द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन करंट सिनेरियो टू एड्रेस पब्लिक इशू? AIMIM। एक्सेप्ट AI। ऐसा कैसा, आपने पहले आपका एक्सेप्शन खत्म हो चुका है, आपने एक एक्सेप्शन दे दिए थे कि एक्सेप्ट NDA, तो मैंने बोल दिया आपको AIMIM। लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब मुझे किसी ने आज तक नहीं दिया है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ वक्त पहले एक स्टेटमेंट दिया था, काशी और मथुरा जो है वो मुस्लिम्स खाली कर दे। नहीं साहब, ये देखिए मतलब ये एजेंडा इनका हमेशा बढ़ते रहने वाला है, इनकी भूख ख़त्म नहीं होने वाली है इसमें। ये आप ये समझ लीजिएगा, जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, कल इसको भी दावा ठोक सकते हैं कि हमने बनाए थे करके उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें हमारे क़ानून के अंदर जब ये मुल्क बन रहा था तब हमने डिसाइड किए थे कि कौन से चीज़ों को हमने हाथ नहीं लगाएंगे करके उसमें, हाँ, तो उसका आदर करते हुए, हाँ, इनफ ऑफ दिस ये है करके। अगर कहीं मस्जिद बैठी हुई है तो उसको मस्जिद रहने दीजिएगा, उसके अंदर भव्य मंदिर आप बना लीजिएगा, उसके अंदर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन अब किसी ने है तो आज से 400-500 साल पहले अगर आपका दावा है कि साहब यहाँ पे मंदिर थी, मंदिर गिरा कर है तो मस्जिद बनाई गई है करके, जो हो गया तो हो गया है साहब। जो बुरी बातों को आप अगर याद करके उन्हें दोबारा इन बातों को कुरेदोगे तो उसके अंदर इसका कोई अंत नहीं रहेगा उसके अंदर। सो लेट्स स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस एक्टिविटीज दैट द बीजेपी इज डूइंग। इम्तियाज़ जी, मुझे लगता है कि इस सोच के साथ अगर हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करे,
जहां माइनॉरिटी के एरिया में मेजॉरिटी आपको इतना प्यार करती है। तो इस थॉट के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भी इस देश में होना चाहिए, जो प्रोग्रेस की बात करते हैं, जो मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करते, जो एजुकेशन की बात करते हैं, जो मंदिर जाने की नहीं जॉब पे जाने की बात करते हैं, जो मस्जिद बनाने की नहीं स्कूल बनाने की बात करते हैं। तो इसी बात के साथ हमारी ये मुलाकात को मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे मिलके बहुत मज़ा आया। Thank जिस you. तरह से आपने बात की, बेबाक तरीके से भी ब्लंट होके बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में Thank you मेरे so मेरे much. में और दूसरों में फ़र्क ये है, दूसरे लोग मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करता हूँ। और वो भी लोगों के। हाँ, मैं मन की बात नहीं करता हूँ। मन की बात कौन करता है आपको मालूम है। थैंक यू सो मच।